गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने पॉलिटी का क्रैश कोर्स शुरू किया था, जिसमें कि हमने जो पॉलिटी के जो फर्स्ट 3 चैप्टर थे वो हमने कवर कर लिए थे। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब जानते हैं कि पॉलिटी का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पॉलिटी में से कम 3 से 4 क्वेश्चंस जो आपका करंट अफेयर होता है 25% जो मार्क्स का, अगर 100 का होगा तो 25% मार्क का, अगर करंट जो आपकी करंट नॉलेज होगी जीके का क्वेश्चन होते हैं, तो आप ये देखिए जो जीके के 25 मार्क के नंबर होते हैं, तो उसमें से कम नहीं तो 7 to 8 जो नंबर की होता है वो पॉलिटी में से ही होता है, चाहे वो करंट अफेयर हो या स्टैटिक पोर्शन का। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये जैसे अगर आईएएस आईपीएस पीसीएस जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो प्रीलिम्स का होता है उसमें ये 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज अगर आप ये उठाकर देखें तो अगर जैसे पीसीएस और जो आईएएस आईपीएस का जो एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या है, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आज का जो चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। अदरवाइज वो कुछ ऐसे सिचुएशन पूछ देगा, और ये जो इसके जो फंडामेंट जो डायरेक्टिव पॉलिसी के जो आर्टिकल्स हैं उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वो पूछ लेगा, तो आपको अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में कुछ सब जितनी भी नॉलेज है वो आपको अगर होगी तो ही आपको उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने क्या किया था पार्ट थ्री में हमने क्या किया था, पार्ट थ्री का जो हम सबको मालूम है पार्ट थ्री के अंदर क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट वन, ठीक है जी, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री। तो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पार्ट वन है वो किसके साथ डील करता है? हमारा जो पार्ट वन है वो डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो पार्ट वन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें पार्ट वन में क्या है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द यूनियन, वैसे भी आपको मैंने ये करवा चुका हूँ, ठीक है, एंड इट्स टेरिटरी। इसकी जो वीडियोस है हमारी जो चैनल है उसके ऊपर आप देख सकते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पार्ट वन किसके रिलेटेड है? ये जो पार्ट वन, ठीक है। ये पार्ट सेकंड किसके साथ रिलेटेड है? सिटीजनशिप। इसकी वीडियो भी आपके जो हमारा चैनल है उस पर आप देख सकते हैं, सिटीजनशिप। एंड थर्ड, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये जो जितनी भी थी, तो आज हम कौन सा कर रहे हैं? पार्ट फोर। उसमें क्या है? डायरेक्टिव डीपीएस, ठीक है जी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये अब हम क्या करेंगे, पार्ट वन में जो हमारे आर्टिकल स्टार्ट होते थे 1 to 4, ये देखिए 1 to 4, और जो हमारे सिटीजनशिप था 5 to 11। ये आपको ध्यान में रखना, ये हम आर्टिकल लिख रहे हैं, आर्टिकल्स, ये आप नोट करते जाएं। मैंने वैसे भी हमारी जो पहली वीडियो है उसमें आपको अच्छे से कवर करवाया हुआ है, ये आपकी एक रिवीजन है। 12 टू जो अपना 35 है वो क्या है आपका? फंडामेंटल राइट्स। और 35 के बाद क्या आता है? 36। तो 36 के लेके जो 51 है ये आपके डीपीएस हैं। तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 टू 35 हैं, और 36 क्या है? 36 से लेके जो 51 तक का है वो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। होप सो आप सभी ने ये नोट किया होगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट हमने देख लो, ये पार्ट कौन सा है मैंने आपको बता ही दिया है, पार्ट 4 है। आर्टिकल कौन सा? 36 से लेके 51 तक, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उससे रिलेटेड है। और ये कहाँ से, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, कहाँ से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंस्पायर आइडिया लिया था, ठीक है। तो और बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको क्या बोला गया कि नोबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते क्या हैं। अगर हमें उसका मीनिंग मालूम होगा, अगर जैसे जो मीनिंग अगर हमें डीपीएस डीपीएसपी का अगर मीनिंग मालूम होगा तो इजीली हमें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि डीपीएस जो है वो है क्या चीज़। तो हम जान लेते हैं कि
इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है। जो डीपीएसपी हैं ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक इंस्ट्रक्शंस आप बोल सकते हैं या फिर पॉलिसी जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, कोई भी लोकल अथॉरिटी होगी, पब्लिक अथॉरिटी, अगर कोई भी पॉलिसी जो या पॉलिसी बनाती है तो क्या करेगी, या फिर कोई लॉ बनाती है या प्लस लॉ बनाती है, तो जब भी ये दो चीज़ें, जब भी वो अमेंडमेंट करेगी या फिर कोई भी नई पॉलिसी या लॉ बनाएगी, तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जो लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, उनको अपने ध्यान में रखेगी, उनको अपने माइंड में रखेगी, तो ही वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो अपने लॉ और पॉलिसीज को बनाएगी। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें एक इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम जब भी कोई न्यू पॉलिसी या फिर कोई लॉ बनाते हैं, तो हम ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे तो ही हम, क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी एक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग है। और इससे क्या होता है कि हम, जैसे हम सब जानते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, फंडामेंटल राइट हमें क्या किया गया है, फंडामेंटल राइट में हमें क्या राइट्स दिए गए हैं। ठीक, अगर हम हमारा कोई राइट को वायलेट करता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको कोर्ट में उसके अगेंस्ट हम कोर्ट केस कर सकते हैं। लेकिन जो डीपीएस है, अगर इसके केस में ये नॉन जस्टिफिएबल है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसके अगेंस्ट कोई भी रिट या कोई भी इसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। आप ना हाई कोर्ट जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉन जस्टिफिएबल नेचर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है ये नॉन जस्टिफिएबल नेचर है, बट फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिफिएबल है। तो आपको होप सो आपको मालूम हो गया होगा, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है। अगर नहीं तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या चीज़ है। मैंने सिंपली आपको बताया ये क्या है, एक स्टेट जब भी जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी लोकल अथॉरिटी जब भी कोई लॉ बनाएगी या कोई पॉलिसी बनाएगी, ठीक है, जब भी लॉ या पॉलिसी बनाएगी तो वो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको अपने माइंड में रखेगी, और तो उसके जो उसमें प्रावधान होंगे, उसमें जो बोला गया होगा उसी के अकॉर्डिंग लॉ और पॉलिसी बनाएंगे। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, एक हिसाब से सेंटर और स्टेट को एक इंस्ट्रक्शंस है कि आपने एक गाइडेंस है कि आपने किस वे में कैसे काम करना है, तो उसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 36 डील्स विद, अब ये देखिए कहाँ से कहाँ स्टार्ट है, आर्टिकल 35 टू 51 से डील करते हैं। तो आप देखिए 36 जो डील करता है वो किससे डील करता है, आर्टिकल डील करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में क्या है, ये बोलता है कि जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो वही होगी जो फंडामेंटल राइट में होगी। फंडामेंटल राइट में हमने पढ़ी थी, फंडामेंटल राइट में जो स्टेट की डेफिनेशन है वही जो डेफिनेशन है वही इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी वही होगी। तो वो क्या थी हम देख लेते हैं। उसमें था कि अगर स्टेट इज अ डिफरेंट प्रोविजन टू फंडामेंटल राइट्स, उसमें क्या था, जो आर्टिकल 12 था उसने डिस्क्राइब किया था कि जो आपका जो स्टेट है वो पार्ट जो आर्टिकल 12 था इन फंडामेंटल राइट में, आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो ये फंडामेंटल राइट्स में जो आपकी स्टेट की डेफिनेशन थी वही स्टेट की डेफिनेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी होगी। ठीक है, तो जो डेफिनेशन 12 जो फंडामेंटल में थी वो आर्टिकल 12 में थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन थी स्टेट की, वही डेफिनेशन अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 36 आर्टिकल की डील करता है। ठीक है, बट इसका मीनिंग दोनों का सेम होगा। तो क्या होगा, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके मतलब क्या होगा, स्टेट का मतलब क्या होगा, स्टेट
स्टेट का मतलब क्या होगा, मीन्स क्या कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ ए यूनियन गवर्नमेंट। तो स्टेट का मतलब क्या होगा कि जो भी एग्जीक्यूटिव होंगे या लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होंगे जो यूनियन गवर्नमेंट के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्टेट बोलेंगे। ठीक है, ऑर्गन ऑफ, ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव प्लस जो लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन्स होंगे वो सब क्या होंगे, जो यूनियन गवर्नमेंट के, आपको ये भी ध्यान में रखना है ये यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो इसमें जो भी आएगा उसको क्या बोलेंगे, हम स्टेट बोलेंगे। ठीक है, फर्स्टली ये था कि स्टेट किसको बोलेंगे, जो भी यूनियन गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन्स हैं जिनके द्वारा वो लॉ बनाती है या काम करती है, एग्जीक्यूशन करती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। सेकेंडली क्या बोलते हैं, ये तो पहला था। दूसरी डेफिनेशन स्टेट की क्या थी, उसमें गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब सिंपल वही बात कि अगर स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव होंगे तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में होंगे तो स्टेट में भी होंगे। तो पहले क्या था, फर्स्ट वाले में क्या था, यूनियन गवर्नमेंट का कौन सा, और ये स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या है, जो भी लेजिस्लेटिव ठीक है और एग्जीक्यूटिव जो दोनों होंगे, इनके जो ऑर्गन्स जो भी इनके द्वारा काम लॉ बनाएगा या जो भी एग्जीक्यूशन करेगा उन सबको स्टेट के अंडर डाला जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका स्टेट एंड सेंटर की बात की। अब आ गया थर्ड, ऑल द लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपैलिटी, जो पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होता है वो सब। अब सी में स्टेट की डेफिनेशन क्या है कि जो भी आपकी लोकल बॉडीज होती हैं, लोकल बॉडीज, पंचायत, ठीक है, पंचायत या कॉरपोरेशंस जो होती हैं उन सबको भी क्या बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है। और डी की डेफिनेशन क्या है, ऑल द अथॉरिटी दैट इज स्टैच्यूटरी एंड नॉन स्टैच्यूटरी अथॉरिटी, जैसे LIC, ONGC, सेल। तो इन जो भी लोकल अथॉरिटी होंगी उन सबको स्टेट के अंदर डाला गया है। तो स्टेट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया, फिर से रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव, यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव या जो अपना लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स होंगे वो स्टेट होंगे। ठीक है, आप होप सो आप साथ साथ में नोट कर रहे होंगे। ठीक है जी, और स्टेट गवर्नमेंट के, ये आपका यूनियन गवर्नमेंट का था, ये वाला आपका यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड क्या बोला, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेटिव जितने भी ऑर्गन्स होंगे उसको स्टेट बोला जाएगा। थर्डली क्या बोला गया, लोकल अथॉरिटी प्लस म्यूनिसिपैलिटी और जो भी आएगा वो। और फोर्थ क्या बोला कि वो जो अथॉरिटीज, ऑल द अथॉरिटी जो स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी हैं, लाइक LIC, ONGC, सेल, जो आपकी महारत्न है जो गवर्नमेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर में आती हैं, उन सबको क्या बोला जाएगा, स्टेट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, और ये किस में है, जो फंडामेंटल राइट में है। फंडामेंटल जो राइट है उसमें किस में है, आर्टिकल 12 में, और जो DPSP में 36 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आर्टिकल 37। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि स्टेट का मीनिंग क्या है। आर्टिकल 37 क्या बोलता है, आर्टिकल 37 बोलता है कि जो इसकी नेचर, DPS की जो नेचर होगी और जो इसकी सिग्निफिकेंट हो वो डील करेगा 37। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 36 क्या डील करेगा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कि स्टेट उसके अंडर कैसे, ये स्टेट को क्या एक डिफाइन करता है उसके बारे में लिखा है 36 में। और वही स्टेट है जो आपकी फंडामेंटल राइट जो है उसमें आर्टिकल 12 में जो अभी हमने पढ़ी है। होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आर्टिकल 37 डील करता है सिग्निफिकेंट है नेचर। तो हम देख लेते हैं कि उसकी नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है कि फीचर्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो हम सब जानते हैं कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो आपके नॉन जस्टिफिएबल नेचर हैं। ठीक है, और ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए
जैसे मैंने आपको बताया कि जो जितने भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव स्टेट के अंडर आता है, तो स्टेट के अंडर क्या क्या था, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन थे, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जो जितने भी थे वो किसके अंडर आएगा, वो स्टेट के अंडर आएगा विद इन द पार्ट 4 एंड वो क्या करेगा, जब भी कोई काम करेगा, जब भी ये पॉलिसी लॉ बनाएगा, पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो भी फंक्शन करेंगे, मतलब कोई भी फॉर्मुलेटिंग करेंगे, कुछ नई अमेंडमेंट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, वो डीपीएस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको अपने माइंड में, और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको मैं ये बता रहा हूं कि वो कैसे वर्किंग करेगा, उसके फीचर्स क्या हैं। तो आपको क्या बताया कि जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होंगे, जो भी काम करेगा या लॉ बनाएगा, लॉ मेकिंग बॉडी होगी या फिर एग्जीक्यूशन बॉडी होगी, वो क्या करेगी, वो जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी, पॉलिसी या फिर कोई लॉ बनाएगी, तो वो डीपीएस जो जितने भी आगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आएंगे उनको अपने ध्यान में रखेगी और उसको बनाएगी। सेकेंडली क्या बोलता है उसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिसेंबल टू द इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये क्या चीज है, ये है कि जो आप सब जानते हैं, हम 200 ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, ठीक है। तो जो क्या था, जो ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो थे, ये गवर्नमेंट एक्ट जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। तब ये क्या था, ये इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, किसको दी जाती, गवर्नर जनरल को, क्योंकि आप सबको मालूम है पहले गवर्नर जनरल होते थे। तो वो अगर वो जो इंस्ट्रक्शंस होती थी, जैसी वो इंस्ट्रक्शंस हैं आज भी वही हैं, बट इसको नया रूप दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इसीलिए बोला जाता है रिसेंबल ऑफ 1935। जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये रिसेंबल ऑफ किसके हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ जीओआई एक्ट 1935। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो थी ये जीओआई एक्ट 1935 में थी, अब इसका नाम क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। थर्डली क्या है, थर्ड में देखिए क्या लिखा गया है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या है कि ये वेरी कॉम्प्रिहेंसिव चीज है, इकोनॉमिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल प्रोग्राम है, कि मॉडर्न डेको जो हमारी मॉडर्न इरा है। अब ये देखिए, आप मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, हम सब मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमें सोशल सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल इक्वालिटी हम सबको चाहिए। इस सबको इंश्योर करने के लिए क्या है, हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आपको सिंपल भाषा में है कि जो भी हमारी फ्रीडम्स है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो तो हमारे राइट्स हैं, लेकिन जो हम जैसे कोई पॉलिसी बनाते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल निकालती है, तो वो रूल भी ऐसे होने चाहिए कि वो आपकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या फ्रीडम या उसको हार्म ना पहुंचाएं। इसका जो ध्यान रखना है, तो उसके लिए ही ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आप जब सबको अब ये सिंपल भाषा में ये याद रखना है कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो फ्रीडम है या फिर हमारे राइट्स जो हैं उसको हार्म ना पहुंचे, तो उसके लिए जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं या फिर कोई लॉ बनाते हैं, तो इन सब का ध्यान रखा जाता है, तभी वो लॉ बनते हैं, सो दैट कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको कोई हार्म ना पहुंचे, ठीक है। तो सिंपली आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट है फोर्थ, दे आर नॉट जस्टिबल। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है, जस्टिबल है। अगर कोई हार्म पहुंचता है, अगर आप वायलेट करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें अगर आपको ये लगता है कि ये मेरा फंडामेंटल, ये मेरा राइट था, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट जाऊंगा, तो इसमें नॉन जस्टिबल है, ये जस्टिबल नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो लीगली इंफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, अगर वो कोई करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में सारे रखने हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उसकी क्लासिफिकेशन दी है, उनको वो 3 तरह के हो सकते हैं, उनको क्लासिफाइड किया गया है 3 तरह से। कैसे, फर्स्ट है सोशल, ठीक है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ये 3 तरह के हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं।
जिसके बेस्ड पे जब भी कोई पॉलिसी बनती है या फिर कोई लॉ बनता है, इन तीनों के ध्यान, इनको तीनों को जो गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, जब भी कोई रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है या लॉ बनाती है, इन तीनों को ही ध्यान में रखती है, तो ही वो बनाती है। अगर इससे वो बाहर जाती है तो वो क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाए गए हैं वे किसके द्वारा बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही हमें प्रावधान में दिए गए हैं। तो आप ये इसको, जब भी कोई गवर्नमेंट अगर रूल और रेगुलेशन बनाती है तो इसको ध्यान में रख के बनाते हैं। तो वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे कि सोशल प्रिंसिपल क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल क्या है और लिबरलाइज प्रिंसिपल क्या है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। अब सिंपली मैंने ये आपको एक और बताता हूं कि ये एक जो अपने डीपीएस हैं उनको बनाने का क्या पर्पस है। ये देखिए, मैं आपको एक, हम क्या करते हैं जब भी कोई, जैसे हमने कहीं जाना है तो हमारे पास एक रोड मैप होता है, फ्रेमवर्क होता है कि हमने अगर कहीं से चलना है और कहीं पे जाना है तो हमें एक रोड होता है। अगर उस रोड पे हम चलेंगे तो हम सीधे सीधे अपने जो लक्ष्य होगा तो हम वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर इधर उधर हो जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। सेम एज ऐसे ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक हमें पाथ और फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि हमें गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को इसी के रास्ते के द्वारा चलना है, तो ही हम वेलफेयर ऑफ कंट्री, वेलफेयर ऑफ कंट्री और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी को हम अचीव कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल, जो स्टेट पॉलिसी है, वो क्या चीज़ है, वो एक पाथ है, फ्रेमवर्क है, जो हमें क्या सोशल वर्क और जो सोशल वेलफेयर है और सोसाइटी का और डेमोक्रेसी को सिक्योर करने के लिए एक वे है, एक रास्ता है। तो हम देख लेते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है, आपको सबको बताया 36 में क्या डील करता था। 36 डील करता था स्टेट के बारे में कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। 37 क्या डील करता था, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंट नेचर, सिग्निफिकेंस प्लस नेचर ऑफ डीपीएस। ठीक है, डीपीएसपी। तो अभी 38 आर्टिकल जो 38 है वो क्या डील करता है, वो डील करता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, देखिए कि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है जी, सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम सब काम करते हैं, वर्क करते हैं, हम सबको रहने की आज़ादी है। ठीक है, लिविंग। ठीक है जी। तो हम क्या है, पॉलिटिकली भी हम क्या है, हमें फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू। तो हमें क्या है, ये डीपीएस क्या बोलता है, 38 क्या बोलता है, हमें सोशल ऑर्डर, इक्वालिटी रखनी है। इक्वालिटी, सब में इक्वालिटी रखनी है कि ये नहीं करना है कि जो इनकम किसी की ज़्यादा है या कम है उसको हमने इग्नोर कर देना है या उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी नहीं। हमारे डीपीएस से ऐसा करता है कि जब भी आप पॉलिसी, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लस स्टेट, अगर या फिर लोकल बॉडी भी कोई पॉलिसी बनाती है तो क्या बनाएगी, वो वेलफेयर ऑफ कॉमन मैन, मीन्स एवरीवन को, सभी को ध्यान में, ऑल द सिटीजन को ध्यान में रख के, ऑल सिटीजन्स, वो ये नहीं देखेगी कि इनकम ज़्यादा है, कम है, इक्वालिटी, मतलब अगर वो इक्वालिटी इनइक्वालिटी को प्रमोट करती है तो वो उसके, वो क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगी। तो आर्टिकल 38 यही कहता है कि इनइक्वालिटीज, जो इनकम स्टेटस जो है और जो अपॉर्चुनिटी में नहीं करनी, यही इसका पर्पस है कि सबको जस्टेबल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सिंपली 38 में क्या बोला गया, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग द सोशल ऑर्डर। कि सोशल ऑर्डर क्या है कि इन जो इनकम की इनइक्वालिटी है, इनकम जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ने नहीं देनी है, मिनिमाइज करना है उसको। ठीक है जी, मिनिमाइज क्या करना है हमने, जो इनकम इनइक्वालिटी है, इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है जी, इक्वालिटीज, सभी को अपॉर्चुनिटीज देनी है, अपॉर्चुनिटीज देनी है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉट अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, सभी को स्टेटस देना है। हम ये नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा अमीर है तो उसको स्टेटस ज़्यादा देना है, कम देना। अगर ऐसा होगा
तो हमारी इनइक्वालिटीज बढ़ेगी। तो 38 क्या डील करता है कि सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हमें इक्वल रखना है। 39 क्या बोलता है, टू सिक्योर अ राइट टू एडुकेट अ मीन ऑफ लाइवलीहुड, कि हमें जितने भी अपने सिटीजन हैं उनके लिए एडिक्वेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना है। ठीक है जी। ए पॉइंट क्या बोलता है, ये देखिए, इसका ए पॉइंट क्या बोलता है, टू राइट कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे क्या होगा, सभी को एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड मिलेगा, एवरी सिटीजन को, ऑल सिटीजन को। सेकेंडली क्या, वो इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जितने भी रिसोर्सेज हैं, मटेरियल है, जो भी विद इन इंडिया में होगा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। थर्डली प्रिवेंशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द प्रोडक्शन, कि एक मतलब प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन मींस आप ये देखिए कि कोई अमीर आदमी है तो उसी के हाथ में अगर और पैसा आता जाएगा वो अमीर होता जाएगा, और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखना है, सो दैट की जो इनइक्वालिटीज और जो इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है। वो कैसे होगा, अगर मीन ऑफ रिसोर्सेज को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद बोला गया है डी में क्या बोला गया, इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, मीन्स अगर मैन और वुमेन में अगर काम करती हैं, वुमेन काम करती है, तो उनका जो पे होगा, उनकी जो पेमेंट होगी वो इक्वल होगी, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, ना रेस ना जो जेंडर के बेस पे। ठीक है, तो ये भी क्या बोलता है, 39 के अंडर आता है। आपको ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो इक्वल पे फॉर, आप ये देखिए ना, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें अलग अलग से हैं, इक्वालिटी जो है वो अलग से है आपका। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 39 ही डील करता है इक्वल फॉर द वर्क। ठीक है, नेक्स्ट ई पॉइंट क्या बोलता है, जो 39 के अंडर आता है, प्रिवेंशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, कि कोई भी ऐसा जो, जैसे कि हम फैक्ट्रीज में हम देख लेते हैं, या फिर कोई ऐसा काम जो हार्ड डिजीज है बच्चों के लिए या जो वर्कर्स हैं उनके लिए, तो हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि उससे क्या होगा, उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एफ पॉइंट क्या बोलता है कि हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन है हमारा आने वाला भविष्य क्या है, वो चिल्ड्रन ही, अगर हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये 39 आर्टिकल बोलता है। होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। 39 ए क्या बोलता था, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड लीगल फ्री लीगल एड। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता होता है कि फ्री लीगल एड किस आर्टिकल के अंदर, डीपीएस के अंदर आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम अगर कोई पुअर इंसान है तो उसके, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रावधान है कि उसको फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, 39 ए के अंदर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 41 है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, टू असिस्टेंट इन केस ऑफ। जो 41 है वो क्या करता है कि राइट टू वर्क, हमें काम करने का जो अधिकार है, एजुकेशन और ये इस सब के ओल्ड एज में असिस्टेंस प्रोवाइड करने, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम हेल्प करने, तो ये आर्टिकल डील करता है। 42 आर्टिकल जो डील करता है प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी लीव। हम सब जानते हैं कि जो लेडीज हैं उनको मैटरनिटी लीव की जो होती है, तो वो किस कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, 42। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैटरनिटी लीव जो होती है वो कौन से आर्टिकल में, 42 आर्टिकल के अंडर आती है। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो आर्टिकल 43 है वो क्या है, लिविंग जो वेजेस है, हमें जो जीने के लिए हमें, हम सबको मालूम है हमें जो धन की जरूरत होती है, वेजेस की जरूरत होती है। ठीक है, अगर हमें पेमेंट नहीं मिलेगी, कोई काम करने की वेजेस नहीं मिलेंगे, तो हम खाएंगे का, रहने के लिए या कपड़ा डालने के लिए हमारे पास नहीं होगा। तो ये सिक्योर करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, 43 आर्टिकल है। 43 आर्टिकल में क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। पहले क्या होता था कि ओनली मैनेजमेंट होती थी और टॉप मैनेजमेंट ही जो डिसीजन लेती थी वही होता था, बट आजकल आप सबको मालूम है जो वर्कर हैं वो भी मैनेजमेंट में ही भाग लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक डीपीएस का पार्ट है कि अगर कोई वर्कर है वो अगर अपना राय देना चाहता है मैनेजमेंट को, तो वो दे सकता है। वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, 43 ए के अंडर आता है। 47 जो है वो क्या आर्टिकल डील करता है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हमारे जो कंट्री में जो न्यूट्रिशन की लेवल है उसको बढ़ाना, उसको कैसे, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ाना। वो कैसे बढ़ेगा, जब हमारी इक्वालिटी बढ़ेगी, इनइक्वालिटीज कम होगी, जो पेमेंट, जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो हमारी इनइक्वालिटीज बढ़ेंगी, न्यूट्रिशन बढ़ेगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो ये जो वीडियो थी मैंने आपको कौन सा क्या करवाया, इसमें इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा,
अब हमारा क्या क्या रह गया, गांधीयन जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो रह गए हैं, लिबरल प्रिंसिपल रह गए हैं, और जो इसके बारे में जो अमेंडमेंट्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक का जो एक हम शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या चीज़ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कुछ भी नहीं, एक रोड मैप है। रोड मैप है, आप ये समझ सकते हैं एक रोड मैप है या एक गाइडेंस है, इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, एक पाथ है जो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किस किस को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज, इन सबको एक इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जब भी आप लॉ बनाते हो प्लस पॉलिसी बनाते हो, तो आप सबको जब भी लॉ और पॉलिसी बनानी है, ये जितने भी आपको आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए हैं या फिर कल पढ़ेंगे, इन सबको आप ध्यान में रखेंगे और लॉ और पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारा किसके द्वारा दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल जो 36 है वो किसके साथ डील करता था, स्टेट के साथ, ठीक है। आर्टिकल 36 किसके साथ, स्टेट के साथ। तो स्टेट कौन से, वही जो आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट में था वही था। क्या कौन कौन सा, जो भी अपना स्टेट और सेंटर की जो भी होगी, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स हैं वो सब, लोकल अथॉरिटीज, म्यूनसिपैलिटीज, ये जितने भी थी, या फिर PSU जितने भी हैं, उन सबको क्या बोला जाता है, वो स्टेट बोला जाता है। 37 में क्या था, नेचर, ठीक है, नेचर और सिग्निफिकेंट ऑफ द DPS, नेचर प्लस सिग्निफिकेंस की DPS के क्या क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसकी नेचर क्या है, उसके बारे में 37 आर्टिकल में था, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, 38 आर्टिकल। तो 38 आर्टिकल क्या बोल रहा था, 38 कर रहा था कि इक्वलिटी इन जो सोशली, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, और लॉ ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, सो दैट जो मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज, जो इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं या स्टेटस में इनइक्वालिटीज होती हैं, उन सबको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। 38 क्या करता था, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, किस किस में इनइक्वालिटीज, किस किस में स्टेटस मिनिमाइज करना है, इनइक्वालिटीज स्टेटस, ठीक है, और इनकम और फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, इन सब में अगर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है जी, इन सब में इनइक्वालिटीज को कम करना है, मतलब इक्वल होना चाहिए सबको। अगर सैलरी देनी है, मतलब स्टेटस होना चाहिए, इक्वल स्टेटस होना चाहिए, इनकम स्टेटस होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, फैसिलिटी इक्वल होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी इक्वल, ये सब इक्वल होना चाहिए। तो आर्टिकल कौन सा बोलता है, 38 बोलता है। 39 आर्टिकल क्या बोलता है, 39 आर्टिकल बोलता ये है कि जितने भी जो अपने सिटीजन ऑफ इंडियन है, उनको एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना, ठीक है। ये लिखा ही है, आप हम देख लें, ये देखिए, एडिक्वेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना, जो मिनरल सोर्स है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने ये पढ़ ही लिया। और 39A में क्या बोलता है, जो जस्टिबल, जो फ्री लीगल एड है प्रोवाइड करवाना, किसको, पुअर जो भी हैं, जो नीडी हैं उनको। 41 क्या बोलता है कि जो भी सिक्योर राइट टू वर्क एंड एजुकेशन है, और क्या करना है, असिस्टेंट इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयड ओल्ड एज में, तो प्रोवाइड करवाना। वो कौन सा आर्टिकल, 41 है। 42 में क्या है, मैटरनिटी लीव। मैंने आपको अच्छे से बताया, ये आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं कि जो आर्टिकल 42 है वो किसके साथ डील करता है, 41 किसके साथ डील करता है, मेन कौन से है ये, जैसे 42 है, 39 है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और लाइवलीहुड वेजेस हैं, और फिर लास्ट में 43A है, वो किसके साथ, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, एंड 47 क्या है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैंने आपको, ये फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो में हम जो DPS है फुल कवर कर लेंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।